हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है जैसा कि आप देख रहे हैं, देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस फॉर क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, तो ऐसा ही इंट्रोडक्शन, इतना बिजोड़ इंट्रोडक्शन किया जाएगा साइंस का कि आप मेरे साथ मात्र और मात्र एक वीडियो जो है आप शुरू से अंत तक देखिए। इसके बाद आने वाली क्लास को देखने की इच्छा जरूर होगी, और यदि आपने मात्र 5 क्लास देख लिया होगा तो उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइंस आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, लेकिन आज का ये साइंस और यहाँ का जो साइंस है, मात्र 5 क्लास आपकी सोच को नहीं बदल दिया तो कहीं नहीं। ठीक है, तो 5 क्लास आप देखिए, और आज का क्लास तो जरूर देखना होगा। ठीक है, जिनको देखना होगा आगे या नहीं देखना होगा, लेकिन आज का क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे साइंस का। तो देखिए, हमारे यहाँ साइंस जो है 2 तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक, एक होता है रट्टा मारने वाला। उनको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन रट्टा मारेंगे, और वो आपसे ज़्यादा नंबर भी ला देते हैं क्लास में, क्योंकि उसको तो लिखना है लाइन बाई लाइन, और जो लाइन बाई लाइन लिखेगा उसको उतना ही नंबर मिल गया। लेकिन नॉलेज के मामले में वो कर गया आपसे 0, नॉलेज उसके पास नहीं। ठीक, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लाइन बाई लाइन ना बोलो लेकिन नॉलेज भरपूर हो, तो आप यहाँ पे इस बात को सुनिएगा। ठीक है, आदमी को कह दिया कि कहाँ से आ रहे हो, तो साइंस क्लास से आ रहे हैं। साइंस क्लास से आ रहे हैं तो ये बताओ तो साइंस किसको कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि 2-4 डिफिनेशन जानने के बाद में 2-4 डिफिनेशन अपने दिमाग में रख लिए हैं, और आपको वही बात पूछेंगे जो आपको नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इस तरह से सटीक परिभाषा आज के बाद बताना होगा, और याद नहीं करवाऊंगा, सीधा दिमाग में उतार दूंगा। ठीक है, याद में नहीं करवाता, याद आप नोट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी लाइन बाई लाइन लिखूं तो उसका भी उपाय मैं यहाँ पे करूंगा। लाइन बाई लाइन लिखूंगा भी, लेकिन हर संभव प्रयास करूंगा कि उस लाइन बाई लाइन को आपके दिमाग में सीधा उतार दिया जाए। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग शुरू करेंगे साइंस से। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे। अब हम लोग देख सकते हैं। अब जो बात है कि इतना अच्छा तरह से साइंस का डिफिनेशन आपको दिया जाएगा कि आप देखिए, और इतना अच्छा तरह समझ के 9वीं कक्षा 8वीं कक्षा आपने विज्ञान तो लिखा, डिफिनेशन लिखा कि किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या, क्यों हम लोगों ने पढ़ा, क्यों हमें पढ़ाया गया, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप फिजिक्स क्यों पढ़ते, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते, कोई केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी क्यों पढ़ता, बॉटनी जूलॉजी क्यों पढ़ता, तो जो ये क्यों बात आएगी तो आपको उसमें रट्टा का काम नहीं होगा। आप डिफिनीशन नहीं बताइएगा, और डिफिनीशन बताने से आपका क्यों का जवाब नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग उस क्यों को दूर करेंगे, क्योंकि विज्ञान जो है किसी विषय का तार्किक ज्ञान ही है। ठीक है, तर्क होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। आखिर क्यों, व्हाट हैपेंड, क्या होता है। तो ये क्या होता है यहाँ पर हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। ठीक है, तो मैं उसको लिखूंगा, उसको लिखूंगा, और तब आपको ये काम है कि यदि आप यूं ही चैनल चला रहे हैं, यूं ही वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत गलती कर रहे हैं। आप अपने साथ कॉपी और एक कलम जो है लेकर के बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे आप उसको नोट करिए। आपका नोट्स जो है एक बनना चाहिए, एक नोट्स बहुत जरूरी होता है इसी के लिए। ठीक, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये जो साइंस है, ये साइंस यानी कि जो विज्ञान है अपना, पहले तो मैं इसका एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि विज्ञान जो है साइंस का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे साइंस का तो विज्ञान मिलता है, ये जो आप भी बता सकते हैं। ठीक, लेकिन ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो देखिए, ये साइंस जो है, सेनेटिया शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है सेनेटी, वहां से ये व्युत्पादित हुआ है, और वहां पे सेनेटिया का अर्थ जो है जानना होता है। ठीक है, क्या होता है, जानना। यानी कि विज्ञान का एक क्वालिटी यहाँ से और हो गया है कि किसी ज्ञान को जानना है तो आप विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी ज्ञान को जानना है तो आपको विज्ञान पढ़ना है। तो मैं उसका डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन जो है लिखूंगा, और बाद में डिफिनेशन लिखा जाएगा। ठीक है, अभी मैं लिखने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस।
ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो हमारे साथ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहां से हम लोग लिखना चालू करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, यहां पे हिंदी में लिखता विज्ञान, विज्ञान का परिचय, विज्ञान का परिचय। तो आप चाहे तो हमारे साथ नोट भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन एक बार सुनकर नोट करेंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो हम कहेंगे कि एक बार आप सुने, उसके बाद ही नोट करें, ठीक है। तो यहां पे मैं कहूंगा कि विज्ञान, विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, भाषा के शब्द, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, भाषा के शब्द साइंस का, साइंस का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के शब्द, भाषा के शब्द सेनेटिया से व्युत्पादित हुआ है, व्युत्पादित, व्युत्पादित हुआ है, जिसका अर्थ, जिसका, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ जानना, जानना, हाँ, जिसका अर्थ जानना होता है। यानी कि वहां पे सेनेटिया जो है उसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। यदि आपको फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा एक जुगाड़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस जुगाड़ को मैं कर देता हूँ ताकि आपको बहुत बढ़िया दिखाई दे और इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो मैं थोड़ा सा केवल काम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं हमारे साथ और बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। इतना अच्छी तरह से इसको बताया जाएगा कि याद ही हो जाएगा। तो आप एक विश्वास लेकर चलिए कि यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो विज्ञान शब्द का परिचय जो है हम लोग दे रहे हैं, कह रहा है कि विज्ञान अंग्रेजी भाषा का शब्द है, साइंस का रूपांतरण है। ये तो आप पहले से जानते हैं कि साइंस का हिंदी विज्ञान होता है और विज्ञान का इंग्लिश साइंस होता है, ठीक है। तो विज्ञान का अंग्रेजी भाषा साइंस और साइंस का हिंदी भाषा विज्ञान, ठीक। तो ये तो है, ये तो याद करने वाली बात है नहीं, ये तो आप पहले से जानते हैं। और उसके बाद कह रहा है, यहाँ से जो मेन बात है इसको ध्यान में रखना है कि जो लैटिन भाषा के शब्द, हाँ, लैटिन भाषा के शब्द साइनेटिया से भी उत्पादित हुआ है। यानी कि साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा के शब्द साइनेटिया से हुई है। और यहाँ से साइनेटिया का अर्थ जो होता है टू नो, यानी कि जानना होता है। ये तो बात क्लियर होगी। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज साइंस, ठीक है। व्हाट इज साइंस यानी कि हम देखते हैं, अब यहाँ से हम लिखेंगे साइंस। यदि आपको नीचे तक दिखाई देगा तो बहुत बढ़िया है, और नहीं दिखाई देगा तो उसका भी मैं जुगाड़ कर दूंगा, इसको मैं रब कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप पहले हमारी बातों को सुन लें, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो देखिए साइंस होता है क्या है कि साइंस जो है, आप प्रकृति जो देख रहे हैं, जो नेचर, ये पूरा नेचर जो प्रकृति है और इसमें जो नियमें घटती है, घटना होती है, जिन नियमों का अध्ययन हम लोग करते हैं, ये सब साइंस है, ठीक। लेकिन साइंस होने के लिए एक शर्त अनिवार्य है। साइंस, किसी घटना का साइंस होने के लिए, विज्ञान होने के लिए एक बात का अनिवार्य होना आवश्यक है कि वो घटना सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो और क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको, हाँ, यदि आपको कोई कहानी बीच से सुनाया जाए तो कितना खराब लगता है। कुछ कैरेक्टर जो है उसमें उनका पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शुरू से सुनते हैं और इतना अच्छा लगता है शुरू से सुनने में कि क्या करना है, ठीक है। तो किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी प्रयोग का, किसी प्रेक्षण का साइंस होने के लिए उसको सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध होना अनिवार्य है। व्यवस्थित होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए और क्रमबद्ध होना अनिवार्य होना चाहिए। यदि क्रमबद्ध नहीं है
तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइंस का डिफिनेशन तो लिखेंगे, लेकिन एक बात जान जाइए कि साइंस जो है किसी अनुप्रयोग और उनके प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों का तार्किक विश्लेषण के फलस्वरूप सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक डिफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद करवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और उसको याद भी नहीं करना है, केवल यहाँ से 2 बार 3 बार मैं बोलूंगा, आपको बिल्कुल याद रहेगा। ठीक, तो मैं डिफिनेशन ऑफ साइंस लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको रफ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं डिफिनेशन ऑफ साइंस। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ साइंस, तो आप देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा। ठीक है, आपको समझ में आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे डिफिनेशन ऑफ साइंस, चाहे तो आप भी हमारे साथ लिख सकते हैं। डिफिनेशन ऑफ साइंस, यानी कि हम इसको कह सकता हूं कि विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा। तो विज्ञान की परिभाषा लिखूंगा भी और 2 से 3 बार इसको पढ़ के सुनाया जाएगा ताकि अच्छा तरह से याद हो जाए। तो परिभाषा कह रहा है वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों एवं प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के फलस्वरूप, तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप देखिए हमने कहा था तर्क होना चाहिए, तो हम कह रहा है तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप। तो तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना डिफिनेशन हुआ साइंस का, लेकिन डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समझेंगे कि ये लिखा हुआ है क्या। तो आपको साइंस जो है ये वास्तविक अनुभव होना चाहिए, झूठा अनुभव नहीं होना चाहिए। वास्तविक अनुभव चाहिए और साथ में एक ऐसा प्रयोग चाहिए, ऐसा परीक्षण चाहिए जिसका आप तार्किक अनुभव के साथ, तार्किक विश्लेषण के साथ उसका जवाब दे सकते हैं, तभी आप उसको विज्ञान कहेंगे। लेकिन वो तर्क ऐसा होना चाहिए कि सुसंगठित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए और साथ में क्रमबद्ध भी होना चाहिए। ठीक है, ये बात डिफिनेशन कह रहा है। ठीक है, डिफिनेशन बहुत कुछ कहेगा, ये तो बताया जाएगा, लेकिन विज्ञान कहलाने के लिए, किसी घटना या प्रेक्षण का विज्ञान कहलाने के लिए सुसंगठित और सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसको भी मैं लिखने वाला हूं। तो यह लिखेंगे
किसी, यहां मैं पैराग्राफ के बाद लिखता हूं, किसी घटना के या किसी घटना या प्रयोग या प्रेक्षण को विज्ञान कहलाने के लिए उसे सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध यहाँ इस तरह से लीजिए, क्रमबद्ध होना अनिवार्य है। ये बात जरूर होना चाहिए कि यदि कोई घटना, कोई प्रेक्षण, कोई तथ्य, यदि कोई घटना, कोई प्रेक्षण, कोई तथ्य ऐसा आपको कहीं मिले और वो सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है, तभी आप उसको विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है यहाँ से हट करके आप चाहे तो पूरी लिखावट को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या चाहे तो एक बार दो बार खुद पढ़ सकते हैं। मैं इस बार अपने आप से उसको पढ़ के सुनाने वाला हूं। ये कह रहा है वास्तविक अनुभव, अनुभव झूठा नहीं होना चाहिए, अनुभव वास्तविक होना चाहिए। और कह रहा है प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणामस्वरूप, यानी कि विश्लेषण तो हो लेकिन कैसा होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए। तर्क होना चाहिए, विज्ञान तर्क ही है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है तर्क ये है, तार्किक मतलब क्या होता है? यदि आपसे कोई कहे कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्यों घूमती है, ठीक है, तो ये एक घटना है और इस पे हम लोग तर्क कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे बोले कि दिन और रात क्यों होते हैं, तो ये विज्ञान है, इस पे तर्क किया जा सकता है। तो डिफिनेशन केवल रटना जरूरी नहीं है, डिफिनेशन को समझना और अपने दिमाग में रखना कि हम लोग विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब आपको लग जाए कि आप ये क्यों करते हैं, तो आपको करने की इच्छा जरूर होगी। ठीक है, तो मेन पॉइंट जो है जहां फोकस करना है कि विज्ञान कहलाने के लिए किसी घटना का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध, इतनी बातें को आपको जरूर रखना है, क्रमबद्ध होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे कि हाउ मेनी ब्रांचेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द साइंस। ठीक, तो हम लोग कितना इसका ब्रांच तोड़ेंगे, तो आपको इसका अनगिनत ब्रांच है। बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन मैं लगभग 2 से 3 से 4 तक ब्रांच बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप विज्ञान के बारे में हमसे और कुछ जानिए कि विज्ञान सा ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो विज्ञान से परे है। सूर्य, तारे, नदियां, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, चंद्रमा, बल, ये सभी जो हैं विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात मैं ये बात कह सकता हूं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो विज्ञान से परे हो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई प्रेक्षण नहीं है जो विज्ञान से परे हो सकता है। यानी कि विज्ञान से परे कुछ नहीं हो सकता है। आपकी नजर, आपकी सोच, इस प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटेंगी वहां जाइए, आपको विज्ञान ही मिलेगा। ठीक, तो विज्ञान, प्रकृति और इसके नियम जितना भी है, पूरा जितना नेचर आप बचपन से जवानी तक देखेंगे, बुढ़ापे तक देखेंगे, उसमें आपको विज्ञान ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे और देखते हैं व्हाट इज टाइप्स। व्हाट इज इट्स टाइप, इसके कितने प्रकार हैं और कितने प्रकार और होने वाले हैं। ठीक है, तो सबके खोजकर्ता भी देखेंगे कि कौन डिस्कवर किया और कितने ब्रांच में इसको बांट दिया, किसने बांटने का प्रयास किया। ठीक, ये भी हमको देखना होगा। तो मैं इसको रफ करूंगा और आपको अच्छी तरह से इसके ब्रांच के बारे में समझाऊंगा, तो इसका ब्रांच बहुत अच्छा लगेगा और जल्दी से याद भी आएगा। ये रहा आपके सामने इसका ब्रांच लिखने वाला। ठीक है, इसका ब्रांच देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइंस लिखूंगा।
ये साइंस हमने लिखा, इसको मैं इस तरह से तोड़ने वाला हूँ, इसका पार्ट मैं बनाऊंगा, ये बात हमने कर दी, ठीक है। और सबसे पहला पार्ट जो है इसको हम लिखेंगे फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। मैं हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के साथ साथ इंग्लिश भाषा भी लिखूंगा। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। उसके बाद मैं लिखूंगा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। कहीं कहीं आपको रसायन शास्त्र भी मिलेगा, ठीक। तो शास्त्र भी एक विज्ञान है और विज्ञान को हम लोग शास्त्र ही की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि शास्त्र भी सुव्यवस्थित और सुसंगठित है और विज्ञान भी सुव्यवस्थित और सुसंगठित है, ठीक, और क्रमबद्ध भी है। तो रसायन विज्ञान और उसके बाद हमने पढ़े जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। इसका मैं इंग्लिश भी लिखूं ताकि आपको अच्छी तरह से इंग्लिश का भी कंसेप्ट और इंग्लिश में भी पकड़ होनी चाहिए, ठीक। तो फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये देखिए इतना तो लिख लिया। लेकिन एक काम है कि बायोलॉजी को अब चाहे तो दो भागों में हम लोग तोड़ सकते हैं, दो भागों में बायोलॉजी को तोड़ेंगे। तो देखिए बायोलॉजी को दो पार्ट में हम लोग तोड़ दिए। एक तो होगा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा जो है होने वाला है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ये बात अपने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना होगा। इतना अच्छा तरह से तोड़ दिया जाएगा कि आप कहिएगा कि हाँ साइंस है। और ये मैं आपसे कहलवाऊंगा नहीं, आप चाहे तो पसंद आए तो कहें, नहीं पसंद आए वो भी कहें, ठीक है। तो यहाँ पे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इसके दो पार्ट, ठीक। अब इसके सभी का खोजकर्ताओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि कौन कौन इसको डिस्कवर किया, ठीक। तो ये देखिए बिल्कुल याद हो जाएगा। यदि आपसे कहे कि हु इज फादर ऑफ फिजिक्स, तो आपको सबसे पहले कहना होगा, सबसे पहला कहना होगा कि न्यूटन, ठीक। लेकिन जब बात आ जाएगी कि आधुनिक, हाँ आधुनिक भौतिकी के पितामह कौन, तब बोलना होगा आइंस्टीन, ठीक है। तो दो तरह से बात होगी। यदि केवल और केवल आपसे पूछे कि हु इज फादर ऑफ फिजिक्स, हाँ यानी कि फादर कौन है, खोजकर्ता कौन है भौतिक शास्त्र के, तो आपको कहना होगा न्यूटन। लेकिन आ जाए कि हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक आज का जो है इसका कौन खोज करता है, तो आपको कहना पड़ेगा आइंस्टीन, ठीक है। तो आइंस्टीन भी है और न्यूटन भी है, तो उनको भी हम लोग लिखेंगे। तो इसके फादर, इसका भी फादर हम लोग देखेंगे और इसके भी फादर देखेंगे और इन दोनों के भी फादर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इनके फादर हम लोग देखते हैं। फादर को मतलब होगा खोज करता, खोज करता, ठीक। तो यहां से फादर, तो इसको कहना होगा न्यूटन, न्यूटन। इसको हम लोग न्यूटन तो कह रहा हूं, लेकिन इनका नाम आदर पूर्वक लिया जाए तो बिल्कुल होने होगा सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सर की उपाधि प्राप्त की है। या आपसे कह दे कि न्यूटन तो है, लेकिन जब बात आ जाए आधुनिक भौतिकी के पितामह, तो आपको कहना होगा आइंस्टीन, आइंस्टीन। ये बात कब कहनी है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ, आधुनिक भौतिकी कहे तो, आधुनिक भौतिकी कहे तो ये बात, ठीक है। तो आधुनिक भौतिकी कहता है तो आइंस्टीन का नाम लेना है, लेकिन केवल फादर कहता है तो न्यूटन का नाम लेना होगा। उसके बाद केमिस्ट्री, लेवाइजियस, या आपको कहीं कहीं लेवोजियस भी इनका नाम मिलेगा, हाँ लेवोजियस, इस तरह से भी लिखा जाए, लेवाइजियस या लेवोजियस। आप चाहे तो इन दोनों में से कोई नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। लेवाइजियस, लेवोजियस, दोनों में से कोई नाम याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसको वहां पे दो पार्ट में बांटूंगा। ये
आपको जानकारी के लिए इसको कह दिया जाए कि ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि इसको मैं कह दूं कि कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में ये बटा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोग केमिस्ट्री क्लास चलाएंगे तो उसमें इसको इतना अच्छा तरह से कहानी की तरह समझा करके इसको तोड़ दिया जाएगा कि क्यों इसको हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ा। और आपको एक घटना जरूर सुनाऊंगा, वो घटना कैसे बनी और उस घटना के बाद केमिस्ट्री जो है दो ब्रांच में कैसे बटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात होगा बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में बिल्कुल याद करवा दूंगा, ठीक, इनके पितामह का याद नाम करवा दिया जाएगा। ये देखिए, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान लगभग एक ही है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान लगभग एक ही है, लेकिन इस जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान को भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि पेड़ पौधों के संबंधित विज्ञान को भी हम लोग को पढ़ना है। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी कर सकते हैं, ठीक, या यहाँ पे जो है वनस्पति विज्ञान को हम लोग बोटनी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे बोटनी। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, BOTANY, बोटनी। इसको हम लोग बोटनी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान ये दोनों के पितामह जो है अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु, अरस्तु को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप कह दें कि फादर ऑफ बायोलॉजी तो है, लेकिन फादर ऑफ बोटनी एंड बोटनी कह दे तो क्या कहेंगे, तो बोटनी कह देगा तो आपको, तो इनका पितामह जो है थियोक्रेप्टस, ठीक है, थियोक्रेटस इनके पितामह। ठीक, तो ये जो है सभी का पितामह हमने समझ लिया, और कौन कौन इसकी खोज किए हैं वो भी समझ लिया गया है। यानी कि यहाँ से आपको कभी भी भूलने की समस्या आएगी तो आप कह सकते हैं कि ज से जंतु लिखा है और ज से जीव लिखा है, तो बिल्कुल आसान तो है, ज से जंतु ज से जीव, यानी कि दोनों के पितामह जो है अरस्तु है। ठीक, याद तो हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि ये अपना फिजिक्स क्या होता है। तो अब देखना होगा फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स किसको कहेंगे, हम लोग स्टेप से चलेंगे, जैसे हम लोग उसको तो रब कर लिया, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। बॉटनी तक का भी डिफिनेशन लिखा जाएगा, जो कि आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आपके अध्ययन के लिए उसको लिखा जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अभी फिजिक्स। ठीक है, तो मैं इसको द्विभाषी लिखने वाला हूँ, यानी कि दोनों भाषाओं में लिखने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो जो इच्छा होगी आपकी, या दोनों इच्छा होगी, तो आप दोनों ही नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। तो इसका आंसर मैं लिखने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले तो इसको मैं बताने वाला हूं कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर। क्या है, फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर है। तो यानी कि प्रकृति का जो भी वस्तुएं अपने आसपास चारों तरफ दिखाई देती है वो सभी प्रकृति यानी कि नेचर है। तो मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगा कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडीज अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ। ठीक, यानी कि फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो जितना लंबा से लंबा परिभाषा आप लिख लें, लेकिन इस परिभाषा का कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ होगा तो आप चाहे तो किसी से या किसी से कोई अनुभवी तार्किक व्यक्ति है तो आप इससे इसका तोड़ ज्ञात कर सकते हैं, जो मैं लिखने वाला हूँ। ठीक, कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडीज अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ। यानी कि यहाँ प्रकृति में कोई भी ऐसी घटना नहीं है और उसका क्या नियम है जो फिजिक्स से परे है। ठीक, तो जैसे कि कौन सी वो घटना, क्या है वो नेचर की घटना, एक नियम पालन होना चाहिए। ठीक, एक रूल होना चाहिए। जैसे यदि आपसे कोई कह दे कि या पहले अवधारणा थी कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, फिर अवधारणा किसी के मन में आई कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है, तो ये सब नेचर में है। बिजली क्यों चमकता है, तारे क्यों टमटमाते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये सब नेचर में ही तो है।
और इसका जो हम लोग अध्ययन करेंगे ये क्यों होते हैं, किस नियम के आधार पर होते हैं, तो आप कहेंगे कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स की घटना है, तो इसीलिए आपको कहना होगा कि बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन बताना होगा जिसमें सभी और सभी का समावेशन हो जाए कि क्या, कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ठीक, तो मैं इसको लिखूंगा और यहाँ पे देखिए कि फिजिक्स इज द branch of science in which a study of nature and its law। ठीक है, तो आप चाहे तो नोट करें कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, तो एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ। हाँ, आपको अच्छा तरह से दिखाई दे तो एक थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा है। ठीक है, तो यहां से इसको हटा लीजिए। हाँ, अब आपको दिखाई देगा कि फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर है, और किसका नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। उसमें ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं वो किन नियमों का पालन पे घटती हैं। हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य स्थिर क्यों है, पृथ्वी इसके चारों ओर क्यों घूमती है, तो देखिए एक नियम कहेगा कि एक साल में पृथ्वी जो है सन का एक रिवोल्यूशन करती है। ठीक, यानी कि सन जो है कांस्टेंट है, स्थिर है। ये केपलर ने बताया, और कैसे बताया, तो आपने पढ़ा है केपलर का ग्रहीय गति नियम, जो कि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, केपलर का ग्रहीय गति नियम। तो ये नियम कहाँ से आए हैं, प्रकृति में आए, और ये कैसे आए हैं, तो कुछ नियमों का पालन करके आए हैं। तो यदि आप प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करेंगे, कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक, अब उसके बाद आती है बात फिजिकल क्वांटिटी। आप चाहे तो कोई भी पाठ पढ़ लो फिजिक्स का या साइंस का, लेकिन अभी मैं फिजिक्स बोल रहा हूं तो फिजिक्स ही बोलूंगा। ठीक, तो यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी ऐसा पाठ नहीं है जो एक नाम से वंचित हो जाए। वो कौन सा नाम है आपको चाहिए, आप कहिएगा कि वो कौन सा ऐसा नाम है कि प्रत्येक पाठ में मिले, ऐसा कोई नाम है क्या, तो है एक ऐसा नाम है जो आपको प्रत्येक चैप्टर में मिलेगा, जिसको मैं बार बार दोहराऊंगा, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ मैं लिखूंगा, थोड़ा सा और चाहिए, और फिजिकल क्वांटिटी में बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ जोड़ता हूँ। इन फिजिक्स we study about physical क्वांटिटी, यानी कि फिजिक्स में हम लोग भौतिक राशियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो बताऊंगा, और इतनी अच्छी तरह से भौतिक राशि बताऊंगा कि आप भी हमारे जैसा किसी को बता सकते, पढ़ा सकते। ठीक, तो भौतिक राशियां क्या हैं, लेकिन ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका हिंदी में भी डिफिनेशन लिखना होगा कि हिंदी में इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, केवल इसका हिंदी में करने वाला है। ठीक, तो हिंदी भी आपको चाहिए, ताकि आप ये ना कहें कि मैं बिहार बोर्ड का हूं और इंग्लिश सीखूंगा। तो आप इंग्लिश भी लिखिए और हिंदी भी लिखिए, आप दोनों लिखिए। ठीक, ये तो समस्या इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है कि वो हिंदी नहीं लिखेंगे, आपके पास ये समस्या नहीं है, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे भौतिकी लिखेंगे भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि ब्रांच है, जिसमें प्रकृति और इसके
किसके? प्रकृति के, हाँ प्रकृति के इसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। नियमों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये बात क्लियर हुई। लेकिन अब यहां से कह रहा है कि इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हम लोग भौतिक में भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो भौतिकी में यहां लिखेंगे हम भौतिकी में भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। ये बात ये भी, यानी कि लेकिन एक सस्पेंस दिमाग में रह गया है आपकी कि मैंने फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं बताया। ठीक, तो ये मैं बताऊंगा लेकिन अगले क्लास में, लेकिन थोड़ा सा उसको हिंट में दे देता हूँ। ठीक है, और इसकी चर्चा जो है कल के क्लास में बहुत अच्छी तरह से करूंगा। लेकिन आप सुनिए तो पहले कि भौतिक राशियां क्या है। ठीक है, तो जिन राशियों को आप माप सकते हैं, हाँ जिन राशियों को आप माप सकते हैं, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिन राशियों को आप माप सकते हैं वो भौतिक राशियां कहलाएंगी। तो भौतिक राशि कहलाने के लिए आपको दो शर्त याद रखना होगा। वो शर्त कौन सा है? तो देखिए, सपोज डेट, मानिए यदि यहाँ पे कक्षा में कोई लड़का आए, अभी तो आएगा नहीं, अभी तो लॉकडाउन है। ठीक है, लेकिन अभी आए, सपोज करते हैं हम लोग, परिकल्पना कर रहा हूं कि यदि यहाँ पे कोई आए और बोले 10 10 10 10 10, तो आप क्या समझिएगा? 10 से क्या? लेकिन दूसरा एक लड़का आए, मैं उसे पूछूं कि ये क्या 10 10 बोल रहे हैं, तो बोलेंगे 10 केजी बोल रहा है सर, 10 केजी। तो आपके दिमाग में एक बात होगा, ओ ये जो है किसी मास का द्रव्यमान की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए आपको उसका यूनिट मालूम होना चाहिए। ठीक, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी राशि का फिजिकल क्वांटिटी कहलाने के लिए उसका एक यूनिट चाहिए। हाँ, यूनिट रहेगा तभी वो फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। लेकिन आपको और एक उदाहरण मैं देता हूं। मैंने किसी दुकान पे गया, या आप किसी दुकान पे गए, सब्जी वाला, सपोज दैट सब्जी की दुकान पे गए, आप कहिएगा कि ए आलू, ए दुकानदार आलू 10, गोभी 5, ऐसे कहिएगा तो क्या हो? आपको पगला समझिएगा। लेकिन जैसे ही आप कहिएगा आलू 10 केजी, गोभी 5 केजी, तो केजी लगाया आपने, यानी कि आपने एक मेजरमेंट किया कि आलू जो है हमको 10 केजी लेना है और गोभी जो है 10 केजी लेना है या 5 केजी लेना है, कितना भी लेना है, एक यूनिट लगाया। तो जब भी आप यूनिट लगाएंगे, तभी जाकर के वो भौतिक राशि कहलाएगा। यानी कि किसी भी राशि का भौतिक बनने के लिए उसमें एक यूनिट का होना चाहिए और उसका मेजरमेंट होना चाहिए, तब जाकर को फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गया है। हाँ, यदि आपसे कोई कहे कि मोहन जो है 5, व्हाट नॉनसेंस, आप कहेंगे, हाँ आप कहेंगे व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बोल रहा है, मूर्ख जैसी बात है। लेकिन कहेगा मोहन जो है 5 फीट है, तो आपको जरूर पता आ जाएगा कि ये जरूर से जरूर लंबाई की बात कर रहा है, ऊंचाई की बात कर रहा है। इसका मतलब जो है कि जैसे ही उस 5 में फीट लगा, सेंटीमीटर लगा, मीटर लगा, तो आपको मालूम हो गया है कि ये फिजिकल क्वांटिटी बन गई है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, वो भी कल के। लेकिन आशा करता हूं कि आधा से अधिक फिजिकल क्वांटिटी आपके दिमाग में उतर गया हो। ठीक है, तो इसी तरह से चाहते हैं जानकारी मिले, तो आप इसे कम से कम 5 दिनों तक आप देखें और देखने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर करें। उसके बाद मैं नहीं कहूंगा, उसके बाद ये खुद ही चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर योर फैमिली। ठीक है, गुड बाय।